हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आज देखिए हम लोगों को नया माइनर एक्ट पढ़ना है। उस एक्ट का नाम क्या है जिसे आज हमें पढ़ना है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इंग्लिश में बात किया जाए तो द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये एक्ट का नाम है। लेकिन इस एक्ट को पढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई एक्ट को मैंने कंप्लीट कर दिया है। यदि जिस किसी ने माइनर एक्ट मेरी अगर क्लास नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले आप कोशिश करिएगा कि जो ये फर्स्ट नंबर है इस पर कॉल करिएगा। यदि ये किसी कारणवश नहीं लगता है तो ये सेकंड नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। या कोई भी क्वेरी होगी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और नीचे ये टेलीग्राम हमारा ग्रुप चैनल का नाम है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने एक्ट पर। तो एक्ट का नाम हमने क्या बताया? हमने एक्ट का नाम बताया घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। आपको पता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका यह है कि जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं कोई भी एक्ट, तो सबसे पहले उस एक्ट का जो नाम है उसका हम लोग क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं। पहले उस नाम को ही इतना चीड़-फाड़ कर दीजिए कि फिर उस एक्ट में जान ही ना बचे, उसकी जान खींच लीजिए पूरा आप, कि जान ही ना बचे कि फिर आपको अंदर मेहनत और यहां मस्तक पे दस्तक देने की जरूरत पड़े। अर्थात मस्तक पे आपके सिकुड़न नहीं होना चाहिए पढ़ते वक्त। आप एकदम अच्छे माइंड से पढ़ें फिर कि क्या आप एक्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहले कहानी समझ लीजिए उस चीज को, जिस एक्ट के विषय में आप बात कर रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं उसके संबंध में जो चीजें हैं पहले ही आप समझ लीजिए कि वो एक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या बातें करने जा रहा है, क्या कह रहा है, किसके सेंस में हम पढ़ रहे हैं। देखिए, एक तरीका ये होता है कि आप बोझ से पढ़ते हैं कि चलो यार पढ़ना है, रूटीन है, माइनर एक्ट जुड़ गया है पीसीएसजे में, पढ़ना है, कंप्लीट करना है। नहीं, आप जब पढ़ने आए हैं, जैसे आज आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि आज चलो कुछ नया मिलेगा। तो आप जब इस उद्देश्य से आते हैं कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो यकीन मानिए वो इंटरेस्ट आप में जिस दिन पैदा हो जाता है उस दिन आपके ऊपर जो बोझ है ना कि चलो पढ़ना है, मन गिरा कर आप आते हैं, वो नहीं आएंगे। आप इंटरेस्ट के साथ आएंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। और जब कुछ सीखने के उद्देश्य से आएंगे तो आपको जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक जीवन है, जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही है। और जो व्यक्ति इस जीवन में सीखने की क्षमता को छोड़ देता है, सीखना छोड़ देता है, तो वो जीवन जीता नहीं है, वो जीवन जीता नहीं है, वो जीवन काटता है। तो जिस दिन आप सीखना छोड़ दें तो आप समझ लीजिए कि आप जीवन जी नहीं रहे हैं, जीवन काट रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इस एक्ट के विषय में। आप समझिए कि क्या नाम कहा जा रहा है। इसी एक्ट में पूरी कहानी छिपी हुई है, पूरी की पूरी कहानी इसी एक्ट में छिपी हुई है। क्या बातें कही जा रही हैं? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। संरक्षण शब्द यूज हुआ किसके लिए? यहां पकड़िए, प्री का क्वेश्चन बना आपका यहां पे। ये क्या बात कहा, किसके लिए हम यूज हुए? संरक्षण किसका? ये अधिनियम किसका संरक्षण कर रहा है? महिलाओं का। ध्यान रहे, महिलाओं का संरक्षण किया जा रहा है इस एक्ट के द्वारा, न कि पुरुषों का। प्री का क्वेश्चन आपका, इंटरव्यू का क्वेश्चन आपका, तो ये महिलाओं के संरक्षण के लिए है, ये ध्यान रहे। ये पुरुषों के संरक्षण के लिए नहीं है, और पुरुषों के संरक्षण के लिए एक्ट नहीं बना है। लेकिन आने वाली जैसी परिस्थितियां है ना, वो जल्द ही पुरुषों के लिए भी एक्ट बनाना पड़ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब जब जरूरत पड़ी है, डिमांड हुई है, तब तब एक्ट का निर्माण हुआ है। तो यहाँ महिलाओं की जरूरत पड़ी है, उनके संरक्षण की जरूरत पड़ी है, इसलिए एक्ट का निर्माण हुआ। उसी तरह अब जल्द ही, ऐसा नहीं है कि पुरुषों के साथ अत्याचार नहीं होता, होता है, कुछ बताते हैं कुछ नहीं बताते। ठीक है,
तो इस सेंस में अब क्या होगा कि जब चीजें खुल के आएंगी बाहर तो उस हिसाब से एक्ट का निर्माण होगा, विधायिका के द्वारा इस एक्ट का निर्माण किया जाएगा पुरुषों के संरक्षण के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये एक्ट क्या है, महिलाओं के संरक्षण के संबंध में बात करता है। ठीक, अब कैसा संरक्षण, किसके लिए संरक्षण, महिलाओं के लिए संरक्षण। तो महिलाओं के संरक्षण के संबंध में किस चीज की बात कर रहा है, किस चीज से संरक्षित कर रहा है, तो संरक्षित कर रहा है घरेलू हिंसा से। संरक्षण किससे, घरेलू हिंसा से। पहली चीज हिंसा, और कैसी हिंसा, घरेलू हिंसा। अब ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, पहली चीज आप समझिए, महिलाओं का संरक्षण। ये अधिनियम किसकी संरक्षण करता है, महिलाओं की, पहली चीज। दूसरी चीज, यह अधिनियम किस चीज का संरक्षण करता है, कैसा संरक्षण करता है, तो ये घरेलू हिंसा से संरक्षण करता है। ध्यान रहे कि घरेलू हिंसा हम किसको कहें, जो घर में हिंसा घटती है उसी को हम कहते हैं घरेलू हिंसा। इस घरेलू हिंसा शब्द को हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 3 में बताया गया है। अलग से सेक्शन ही बना दिया गया और घरेलू हिंसा को डिफाइन कर दिया गया। आप यूं कहें कि घरेलू हिंसा में कौन होगा, सबसे पहले आप समझिए महिलाओं में कौन आएगा। महिलाओं के लिए संरक्षण कहा गया, महिलाओं में कौन होगा, महिला में किसे हम गिने, महिलाओं में पत्नी हो सकती है, महिलाओं में बहन हो सकती हैं, महिलाओं में माता हो सकती हैं। तो ये लोग क्या हैं, और भी लोग ये महिलाओं की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये महिला है, तो ये महिलाओं के संरक्षण की बात की जा रही है। अब कहा किससे संरक्षण, घरेलू हिंसा से। अब घरेलू हिंसा क्या होती है, पहले घरेलू समझिए। हिंसा आप समझ रहे हैं, हिंसा किसी भी तरह की हो सकती है, मेंटल हो सकती है, इकोनॉमिक्स हो सकती है, मतलब कहा जाए तो आपका फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से, इकोनॉमिक रूप से ये क्या हो सकता है, हिंसा की जा सकती है। मेंटल, आप मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं उसको कि तुमने ये काम नहीं किया, तुम दहेज में ये नहीं लाई, तुम ये नहीं काम की, ये मेंटल। शारीरिक, मार दिए तमाचा खींच के, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो क्या, शारीरिक। आर्थिक, इकोनॉमिक से संबंधित, आप आर्थिक उसको टॉर्चर कर रहे हैं, वो कमाने जाती है तो आप क्या करते हैं कि पैसा उसका ले लेते हैं, इकोनॉमिक आप उसको हिंसा कर रहे हैं, तो ये हिंसा हो गया। अब घरेलू हिंसा क्या है, ये हिंसा हुआ। घरेलू हिंसा क्या है कि ये सब जो हिंसा हो रही है कहाँ हो रही है, घर के अंदर हो रही है, चार दीवारी के अंदर हो रही है, जिसे जहां हम रहते हैं वो क्या होता है, घर कहलाता है। तो उस घर के अंदर ऐसी हिंसाएं जब होती हैं तो उस हिंसा को हम कहते हैं घरेलू हिंसा। क्लियर? तो हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें जो संरक्षण बात किया जा रहा है किसके लिए, महिलाओं के संरक्षण के संबंध में बात की जा रही है। और कैसा संरक्षण, घरेलू हिंसा से संरक्षण की बात इस एक्ट में बताई जा रही है। तो ध्यान रहे, सबसे पहला क्वेश्चन यही यहां पे उत्पन्न होगा कि जो महिला है यह एक्ट किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, न कि पुरुषों के लिए। ये ध्यान रहे आपको। एक प्रश्न और उठता है कि क्या जो सर्वेंट आती है, नौकरानी हमारे घर में काम करने, क्या इस एक्ट के अंतर्गत आएगी? महिला वो भी है, काम करने आ रही है, घर के अंदर है, तो क्या वो इस एक्ट के अंतर्गत आएगी? तो आंसर होगा नो, नहीं, वो इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वह है तो घर के अंदर जरूर, मगर यहां एक रिलेशनशिप होना चाहिए आपका। जो घर में लोग रह रहे हैं उनके मध्य एक रिलेशनशिप होना चाहिए। वो चाहे ब्लड का हो सकता है, चाहे सौतेलेपन का हो सकता है, चाहे दत्तक के संबंध में हो सकता है, लेकिन एक रिलेशनशिप होना चाहिए उस महिला के साथ।
ठीक है। तो इसलिए यहां पे कहा जा रहा है कि वो जो महिला आपके यहां काम करने आ रही है वो इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगी, बल्कि वो वर्क प्लेस के अंतर्गत दायी मानी जाएगी। ठीक है, वर्क प्लेस के अंतर्गत उसका एक्ट बना हुआ है, उसके अंतर्गत वो जाएगी महिला, यहां इसके अंतर्गत वो महिला नहीं आएगी। कोई व्यक्ति किसी बीच सड़क पर किसी महिला को छेड़ देता है तो वह भी चीजें इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आएंगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। तो ये महिलाओं के संबंध में यह एक्ट बनाया गया है। देखिए, एक बात यह कही जाती है महिलाओं के संबंध में कि जिस घर में महिला की पूजा नहीं होती, जिस घर में महिला की पूजा नहीं होती, पूजा का सेंस मतलब, पूजा का सेंस मतलब कि जिस घर में महिला का मान सम्मान नहीं होता उस घर में देवता भी वास नहीं करते। क्लियर? उस घर में देवता भी वास नहीं करते, वही भूत पिशाच तब वास करते हैं। आपका सर्वनाश है अगर जिस घर में महिला का मान सम्मान आपने नहीं किया, धुतकारा है, उसको कष्ट दे रहे हैं, तो समझ लीजिए आप पतन की राह पर चल चुके हैं। न तो आप जीवन में कभी तरक्की कर पाएंगे, चाहे जैसी तरक्की हो, नहीं कर पाएंगे। खाली दिन पर दिन आपका क्रैशमेंट होता जाएगा, ये आप समझ लीजिए। इसीलिए कहा जाता है यदि आपको तरक्की करना है या कुछ भी ऐसा कुछ काम करना है तो आपको महिलाओं का सम्मान करना होगा। तो आज से, अभी से आप सभी लोग महिलाओं का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इस एक्ट ने देखिए संरक्षण किया हुआ है महिलाओं का। तो ये एक्ट ही इकलौता नहीं है जिसने महिलाओं को संरक्षण किया, ऐसे तमाम तरह के एक्ट बने हुए हैं जो महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। सबसे बड़ा हमारा जो एक्ट है जिसके थ्रू सभी एक्ट निकले हुए हैं वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। यहां तक कि संविधान में भी जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 तो वहां भी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की गई है, महिलाओं के संरक्षण के लिए बात की गई है। महिलाओं को वो रेस में कहीं पीछे न रह जाएं, इसलिए उनको आगे बढ़ने की बात की गई है, आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, इसलिए उनको वहां भी संरक्षण प्रदान किया गया है 15(3) में जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे तमाम तरह के एक्ट हैं जहां महिलाओं का संरक्षण किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस एक्ट को। इस एक्ट को लाने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य था कि जितनी भी महिलाएं हैं जिनके साथ हिंसा की जा रही है वो क्या होंगी, वो इस एक्ट के अंतर्गत उसका सहारा ले सकती हैं। ठीक है, इसीलिए इस एक्ट को लाया गया है कि कोई भी महिला अगर उसके साथ किसी प्रकार की घरेलू हिंसा हो रही है और वो कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो वह महिला जिसके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है वह इस एक्ट का सहारा ले सकती है। आपको पता है कि सेक्शन से पहले हम लोग कुछ जो बेसिक चीजें हैं उसकी जानकारी लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें समाहित की गई हैं। जो प्री का क्वेश्चन बनेगा आपका सबसे पहले तो यहीं से बनेगा, तो इस बात का ध्यान रहे आपको। देखिए, सबसे पहली चीज कि राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली है इस एक्ट को, तो 13 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है। ठीक है, लागू कब हुआ है यह एक्ट, तो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ है। नेक्स्ट, अधिनियम संख्या क्या है, 43 रखा गया है अधिनियम संख्या। कुल धाराएं कितनी है, 37 है कुल धाराएं रखी गई हैं। कुल अध्याय कितने हैं, 5 अध्याय हैं। तो टोटल 5 चैप्टर, 37 सेक्शंस, 43 एक्ट नंबर और 26 अक्टूबर 2006 को यह लागू हुआ है और 13 सितंबर 2005 को यह राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। ठीक है, देखिए महिलाओं के संबंध में बात चल रही है तो आप कभी भी देखेंगे, चाहे पुरानी बातों को भी आप देख लें, तो कभी भी पुरुषों का नाम आगे नहीं आया। पहले महिला आई है उसके बाद ही पुरुष आए हैं, क्योंकि महिलाओं को हर जगह पहले लाया जाता है, इसीलिए कहा जाता है लेडीज फर्स्ट। ठीक है, आप कभी भी देखेंगे, पहले आप देखिए जो भी हमारे धर्म में भी हैं,
धार्मिक चीजों से बात करें हम लोग तो राधा कृष्ण देखेंगे। कृष्ण राधा नहीं कहा गया, राधा कृष्ण। सीता राम कहा गया, राम सीता नहीं कहा गया। ठीक है, तो कभी भी पुरुषों का नाम आगे नहीं आया, महिलाओं का नाम आगे आया। क्यों? पुरुषों का नाम आगे आ सकता था, ऐसी बात नहीं है कि राम सीता नहीं कहा जा सकता था, कहा जा सकता था, लेकिन महिलाओं का मान सम्मान ऐसा है कि इसलिए उनको आगे लाया गया है। इसलिए सीता राम बोला जाता है, राम सीता नहीं बोला जाता। ठीक है, चलिए आते हैं इस एक्ट पर। अब सेक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 क्या बात करता है? 3 चीजों की बात करता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ। 3 चीजों की बात क्या है? संक्षिप्त नाम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ये संक्षिप्त नाम है। विस्तार, संपूर्ण भारत पर, जितना भारत का दायरा है जम्मू कश्मीर सहित यह लागू है, संपूर्ण भारत पर। प्रारंभ की डेट क्या है? मैंने बता दिया, 26 अक्टूबर 2006 इसकी प्रारंभ की डेट रखी गई है। ठीक है, अब आते हैं परिभाषा खंड। आज हम लोग 2 सेक्शन देखा जाएगा। आज एक चैप्टर कंप्लीट होगा जिसमें 1 और 2 सेक्शन बताए गए हैं उस चैप्टर में। ठीक है, और उसी में सेक्शन 2 में जो परिभाषा खंड हमारा है वो ए से लेकर टी तक बात करता है। कुछ शब्दों के विषय में बताया गया है, वो सभी आपको शब्द नहीं जानने, जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं उनकी चर्चा हम लोग पहले करेंगे। देखिए, जो शुरुआत के हैं ना 1 2 3 4, ये जो इधर के मैंने डिफिनीशन लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आप छोड़े मत छोड़िएगा। नींद में भी कोई पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 2 के किस क्लॉज में वो डिफिनीशन है। क्लियर? चलिए पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हम चाहते तो ए के बाद बी लिखते, फिर सी लिखते, फिर डी लिखते, सीरियल वाइज लिखते, तो हमने नहीं लिखा। हमने इसलिए लिखा क्योंकि आपको याद हो कैसे चीज़ों को आप पकड़ेंगे, कैसे चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। सिर्फ जैसे लिखा है वैसे पढ़ने का मजा नहीं है, आप अपनी तरफ से इजाद करिए कि हम कैसे किसी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं और इजी तरीके से याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ये खेल है, खेलते हुए आप पढ़ेंगे ना, आप कभी बोरियत नहीं होंगे, उबेंगे नहीं इस चीज़ से। ठीक है, चले पहली डिफिनीशन, ये परिभाषा खंड हम लोग सेक्शन 2 में पढ़ रहे हैं। पहली डिफिनीशन, व्यथित व्यक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका। ये पूरा एक्ट ही व्यथित व्यक्ति पर डिपेंड है। तो व्यथित व्यक्ति जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यथित व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? एग्रीव्ड पर्सन, इंग्लिश भी जानते रहिए, एग्रीव्ड पर्सन कहते हैं व्यथित व्यक्ति। व्यथित व्यक्ति कौन होगा? व्यथित व्यक्ति वह होगा जिसके साथ घरेलू हिंसा की गई है। जो व्यथित है, जाहिर सी बात है, ऐसा व्यक्ति जो व्यथित है उसी को कहेंगे व्यथित व्यक्ति। लेकिन सबसे बड़ी बात ध्यान रहे कि यहां पर जो शब्द यूज हुआ है, क्या बोल रहे हैं? व्यथित व्यक्ति बोल रहे हैं, व्यथित व्यक्ति बोल रहे हैं। यहां व्यक्ति का मतलब क्या? यहां व्यक्ति का मतलब कोई महिला, न कि पुरुष। यहां व्यक्ति का मतलब महिला, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कहा गया कोई महिला। ध्यान रहे यहां क्या लिखा हमने, व्यथित व्यक्ति में स्टार्टिंग जो हो रही है मेरी, कोई महिला, कोई महिला जो घरेलू नातेदारी में रह रही है, जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, उसको हम क्या कहेंगे? एग्रीव्ड पर्सन कहते हैं, व्यथित व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, अब समझिए, जो घरेलू नातेदारी में रही है, अर्थात इस घरेलू नातेदारी का मतलब क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब होता है? घरेलू नातेदारी मतलब डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ऐसे माहौल में रह रही है, ऐसे घर में रह रही है जिसका अन्य किसी के साथ ऐसा कोई रिलेशन है। रिलेशन कैसा हो सकता है? मैंने अभी आपको बताया, वो ब्लड से रिलेशन हो सकता है, वो दत्तक से संबंधित हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी चीज, सौतेलेपन से रिलेशन हो सकता है। तो ये तमाम तरह के रिलेशन हो सकते हैं।
और व्यथित व्यक्ति में जो महिला है, महिला कौन हो सकती है? महिला चाहे वाइफ हो सकती है, चाहे वो सिस्टर हो सकती है, चाहे वो मदर हो सकती है, या अन्य भी महिलाएं इसमें शामिल होंगी। ठीक है। अब देखिए कैसे आप समझेंगे व्यथित व्यक्ति में, महिला में कैसे? भाई आप वाइफ तो समझ रहे होंगे, अधिकतर मामले जो भी आते हैं वो वाइफ के संबंध में ही आते हैं। पति ने टॉर्चर किया, हिंसा किया, तो महिला आ गई, पत्नी आ गई। अब देखिए बहन कैसे, बड़े भाई ने छोटी बहन को क्या किया? मार दिया। छोटी बहन मान लीजिए कहीं कमाने जा रही है, उसका पैसा ले रहे हो आप, पढ़ने नहीं दे रहे हो, मारते हो उसको, वो क्या है? वो भी हिंसा है। तो सिस्टर भी आ गई, इसके अंतर्गत उसको भी संरक्षण प्राप्त है। मदर, बेटा मार दे रहा है मां को, तो ये क्या हुआ? ये भी आ गया, मदर भी आ गई, इस चीज का संरक्षण ले सकती है। आपने एक मूवी देखा था, एक मूवी का नाम है थप्पड़, सुना होगा नाम आपने और देखा भी होगा, थप्पड़। वहां क्या था कि सिर्फ एक थप्पड़ लगा था, तो वो थप्पड़, उस थप्पड़ लगने के कारण वो महिला चली गई कोर्ट में। तो वो सिर्फ थप्पड़ नहीं था, वो थप्पड़ सिर्फ थप्पड़ नहीं था, क्योंकि इस थप्पड़ के बाद ही आगे कहानी शुरू होती है। जब आदमी का साहस और बढ़ता है ना, तो शुरुआत में पहले छोटा कदम उठाता है, फिर उसके बाद बड़े कदम उठाए जाते हैं। तो थप्पड़ के बाद और गाली गलौज होता और उसको अत्याचार सहना पड़ता। तो आदमी को जब पहली बार लगे तभी आपको एक्शन ले लेना चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो महिलाएं हैं, ठीक है। तो जब कभी पहली बार टॉर्चर लगे, टॉर्चर सहना पड़े, तभी आप एक्शन ले लीजिए और उस चीज को वहीं आप बंद करिए, नहीं तो वो चीजें आगे बढ़ती जाती जाए। इसीलिए कहा गया वो थप्पड़, वो खाली थप्पड़ या सिर्फ थप्पड़ नहीं था, वो एक शुरुआत थी। ठीक है, चलिए फिलहाल तो क्या बोला हमने? व्यथित व्यक्ति, एग्रीड पर्सन, कोई महिला जो घरेलू नातेदारी में रह रही है, किसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, उसको हम क्या कहें? व्यथित व्यक्ति कहेंगे। व्यक्ति को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, व्यक्ति का मतलब महिला और महिला और महिला ही है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए अब देखिए, ये व्यथित व्यक्ति आपने समझ लिया कि भाई कोई महिला के साथ क्या हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है, तो वो क्या महिला होगी? वो व्यथित व्यक्ति कहलाई। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रत्यर्थी। ये कहाँ है? व्यथित व्यक्ति कहाँ है? एग्रीड पर्सन, ये 2 के ए में है। इसको आप ऐसे पकड़ लीजिए, यहाँ ए है, यहाँ ए। तो सबसे पहली डिफिनेशन हमारी क्या रही? एग्रीड पर्सन, ए से ये भी स्टार्ट है, ए से ये भी है। ठीक है, अब आइए प्रत्यर्थी पढ़ते हैं। हमने क्यों पढ़ा प्रत्यर्थी, क्यों पढ़ रहे हैं हम, अभी आपको पता चलेगा। आप जब सिविल मैटर में आते हैं तो एक होता है वादी और एक होता है प्रतिवादी। वादी जो वाद लाता है और प्रतिवादी जिसके विरुद्ध वाद लाया जाता है, पढ़ते हैं हम लोग। इसी तरह यहां है, जिसके साथ अत्याचार हुआ है वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? वो व्यथित व्यक्ति कहलाएगा। और जिसने अत्याचार किया है वो क्या कहलाएगा? वो प्रत्यर्थी कहलाएगा। अर्थात जो न्यायालय में या मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर रही है महिला, वो क्या कहलाएगी? वो व्यथित व्यक्ति कहलाएगी। और जिसके विरुद्ध वो आवेदन कर रही है वो क्या कहलाएगा? वो प्रत्यर्थी कहलाएगा, रिस्पोंडेंट कहलाएगा। क्लियर? जिसके विरुद्ध आवेदन कर रही है। तो रिस्पोंडेंट को कहां डिफाइन किया गया है? 2 के क्यू में रिस्पोंडेंट को डिफाइन किया गया है। इसको पकड़ेंगे कैसे? रिस्पोंडेंट में पी है, पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है। तो इसको ऐसे पकड़ लीजिएगा। ठीक है, प्रत्यर्थी हम किसको कहें? अब आप समझ चुके होंगे प्रत्यर्थी कौन है। 2 लोगों की डिफिनेशन आप समझ चुके होंगे, व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी। लेकिन प्रत्यर्थी में अभी और चीजें बाकी हैं, ध्यान से समझिए। प्रत्यर्थी में क्या है? कोई वयस्क पुरुष। कैसा पुरुष? समझिएगा, वयस्क पुरुष जिसने घरेलू नातेदारी में रह रही महिला के साथ क्या किया? घरेलू हिंसा किया, या जिसके विरुद्ध इस अधिनियम में शिकायत की गई है। 2 चीजें हैं। क्या कहा कि घरेलू नातेदारी में रहते हुए जिस महिला के साथ घरेलू हिंसा किया गया है, या
क्या किया गया? जिसके विरुद्ध अधिनियम में शिकायत की गई है। तो किसने शिकायत की? व्यथित व्यक्ति करेगा। तो उसने शिकायत की, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? प्रत्यर्थी कहलाएगा। जिसके विरुद्ध शिकायत की जा रही है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? प्रत्यर्थी कहलाएगा। जो व्यक्ति जो घरेलू हिंसा कर रहा है जिस महिला के साथ, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? प्रत्यर्थी कहलाएगा। क्लियर? चलिए आगे। नोट करने वाली बात है, अब जो प्रत्यर्थी है इसमें यह कहा गया, आप देखेंगे क्या कहा गया? कोई वयस्क पुरुष। पहले क्या था कि प्रत्यर्थी में सिर्फ पुरुष शब्द आते, पुरुष लोग आते थे, पुरुष को ही शामिल माना जाता था कि भाई प्रत्यर्थी कौन है, कौन आपका घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? पुरुष ही करता है। लेकिन चीजें आगे बढ़ी, उसमें फिर सास का रोल आया, ननद का रोल आया। ये लोग कहां पीछे रहने वाले हैं? ये लोग भी तो हाथ साफ करेंगे इसमें। तो ये लोग भी आई उस महिला को टॉर्चर करने के लिए। तो यहां कहा गया, ध्यान रहे, पहले खाली पुरुष था, जो प्रत्यर्थी था, जो अत्याचार करता था, जो हिंसा करता था, वो कौन था? पहले सिर्फ पुरुष था। लेकिन आगे जैसे जैसे समय बीता उसके बाद नया संशोधन करके इसमें क्या कह दिया गया? यह कह दिया गया परंतु करके कि जो प्रत्यर्थी है, प्रत्यर्थी के अंतर्गत न केवल पुरुष आता है बल्कि महिला भी प्रत्यर्थी में शामिल मानी जाएगी। आप समझ रहे हैं कि जो हिंसा कर रही है ये जरूरी तो नहीं कि सिर्फ पुरुष करे, महिला भी महिला को टॉर्चर कर सकती है। और अधिकतर ऐसा ही होता है, पुरुष तो कम करते हैं, महिला ही महिला को टॉर्चर करती है, क्योंकि महिलाएं को देख नहीं पाती, ठीक है, बढ़ते हुए नहीं देख सकती, या किसी चीज में कंपटीशन की भावना बहुत रहती है महिलाओं में। तो ये चीजें हैं कि महिला को टॉर्चर कर सकती है, ठीक है। जो महिला है अपनी सास के खिलाफ यहां जा सकती है, इस अधिनियम में महिला जो है वो अपनी ननद के विरुद्ध जा सकती है इस अधिनियम में, ठीक है। वो भी टॉर्चर कर सकती है, उसकी ननद भी टॉर्चर कर सकती है, उसकी सास भी टॉर्चर कर सकती है, उसके ससुर भी टॉर्चर हिंसा कर सकते हैं, उसका पति भी टॉर्चर कर सकता है। तो ये सब कौन है? ये सभी के सभी लोग प्रत्यर्थी में माने जाएंगे। तो आपको एक चीज क्लियर हुई कि प्रत्यर्थी में न केवल पुरुष बल्कि महिला भी शामिल है। आप समझ रहे हैं? दोनों मिला मत दीजिएगा। व्यथित व्यक्ति हमेशा महिला होती है, जिसके ऊपर अत्याचार किया जाता है वो व्यक्ति कौन होता है? महिला होती है। वहीं जो प्रत्यर्थी है, जो टॉर्चर देता है, जो टॉर्चर करता है, जो हिंसा करता है, उसके अंतर्गत पुरुष भी आता है और महिला भी आती है। क्लियर? ये आप जान लीजिए। अगर कंफ्यूज हो तो यहीं एरो मार के आप लिख लीजिए, व्यथित व्यक्ति इक्वल टू महिला, प्रत्यर्थी में पुरुष व महिला दोनों लिख लीजिए यहां पे। अब आप समझिए, नोट करके हमने लिखा कि प्रत्यर्थी शब्द में महिला नातेदार भी सम्मिलित है, ठीक है। ये ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट है, दार भी सम्मिलित। अब इसमें दो केसेस आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट दो केसेस हैं जो कि इन चीजों को क्लियर इन्होंने किया। इसी केस के द्वारा इसमें बताया गया कि प्रत्यर्थी में पुरुष ही नहीं बल्कि महिला भी सम्मिलित है। कौन सा केस है? हीरालाल हरसोरा वर्सेस कुसुम हरसोरा। ये 2016 का मैटर था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें बताई। इसके बाद आप इससे पहले एक आई थी 2011 में आया था, संध्या मनोज वानखेड़े वर्सेस मनोज भीमराव वानखेड़े। इन दोनों ही केस लॉ में ये बातें बताई गई थी। ये दोनों ही केस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछा जा सकता है, तो इस चीज का ध्यान रहे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हुआ ए में क्या है? व्यथित व्यक्ति देखा, जो टॉर्चर सह रहा है, जो हिंसा सह रहा है, जिसके ऊपर हिंसा हो रही है। उसके बाद हमने क्या देखा? प्रत्यर्थी देखा, जो हिंसा कर रहा है उसको हमने देखा। क्लियर? तो ए हमारा क्लियर हो गया और क्यू हमारा क्लियर हो गया, दो डिफिनेशन हो गई। अब आइए हम देखते हैं घरेलू नातेदारी। अब भाई ये जो जिसके साथ हिंसा हो रही है और जो हिंसा कर रहा है उसके साथ रिलेशन कैसा है? रिलेशन भी तो जरूरी है, क्योंकि घरेलू नातेदारी में वो कैसा रिलेशन ये भी देखा जाएगा कि आपका रिलेशन कैसा है।
भाई भाई का है, पति का है, ससुर का है, सास का है, ननद का है, कैसा रिलेशन है ये भी देखा जाएगा। ब्लड का है कि दत्तक का है, कैसा है रिलेशन, ये समस्त चीजें इसमें देखी जाएंगी। तो क्या कहा गया, घरेलू नातेदारी कहाँ है ये, एफ में, सेक्शन 2 के एफ में बताया गया है। क्या कहा गया, डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहा गया जो लोग साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं, मिलजुल के रह रहे हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, पहले रहा करते थे अब नहीं है साथ में, तो उसमें जब वे रक्त संबंध जो ब्लड से रिलेशन है संबंधित, भाई बहन का हो सकता है, ठीक है, विवाह से संबंधित हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, या दत्तक ग्रहण किसी ने गोद लिया हो किसी बच्चे को, ऐसा हो सकता है, से संबंधित है, ठीक है, ये कहा गया, या एक अविभक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहते हैं, अर्थात कि ज्वाइंट फैमिली। देखिए साझी गृहस्थी में एक साथ रह रहे हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ क्या हो सकता है कि एक साथ रह रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि पहले रहा करते थे अब नहीं है। तो उस जो नातेदारी में है वो कैसा नातेदारी है, कैसा संबंध है, तो रक्त संबंध कहा गया, विवाह हो सकता है, दत्तक ग्रहण हो सकता है, ये संबंध बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, ठीक है। अब यह हो सकता है कि कोई ज्वाइंट फैमिली आपकी हो सकती है जिसमें सभी रहते, पहले रहा करते थे, अब तो बहुत कम हो गया है ज्वाइंट फैमिली। पहले था कि भाई पापा थे, हमारे बड़े पापा, चाचा, सभी चाचा का परिवार, हम पापा का परिवार, ऐसे करके सभी लोग रहा करते थे, उसी को क्या कहते थे, ज्वाइंट फैमिली है ये। मगर अब ये चीज़ें नहीं रह गई, अब तो हो जाए तो फिर लड़ाई मारकाट हो जाए, तो अब नहीं रह गई है। तो इसलिए कहा गया कि यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली भी हो सकती है। अर्थात ये समझाने के प्रयास क्या कर रहे हैं कि घरेलू नातेदारी का मतलब क्या है, कि एक साथ रह रहे हैं या पहले रहा करते थे अब अलग हो चुके हैं, या जो ज्वाइंट फैमिली है उसको भी हम क्या कहेंगे, घरेलू नातेदारी कहेंगे, ठीक है। इतनी चीजें बताई, आगे चलते हैं। अब देखिए जो ये हिंसा हो रही है, ये एक व्यथित व्यक्ति आपने जाना, प्रत्यर्थी समझा। अब ये जो हिंसा होती है ये कहाँ होती है, घरेलू नातेदारी के अंतर्गत होती है। अब ये जो हो रहा है काम सब, ये कहाँ होगा, साझी गृहस्थी में। साझी गृहस्थी हम किसे कहें, अब ये भी समझिएगा, ये हमारा सेक्शन 2 के एस में बताया गया। कैसे याद करेंगे, इजी है, यहाँ एस है और साझी गृहस्थी का इंग्लिश क्या है, शेयर्ड हाउस होल्ड लिखा गया है, तो यहां भी एस से स्टार्ट है, तो इसको आप पकड़ लीजिएगा, क्लियर। तो साझी गृहस्थी हम किसको कहें, कि ऐसी गृहस्थी जहां व्यथित व्यक्ति प्रत्यर्थी के साथ किसी नातेदारी के संबंध से रहता है, ठीक है। कौन रहता है, जो ए वाला है वो क्यू के साथ किसी नातेदारी के संबंध से रहता है। ए वाला क्यू के साथ, व्यथित व्यक्ति प्रत्यर्थी के साथ किसी नातेदारी के संबंध से रहता है। वो नातेदारी क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है, इसके संबंध में हो सकता है, ठीक है, भाई बहन हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, माँ बेटा हो सकते हैं, तो ऐसे संबंध के दायरे में वो रहते हैं। तो वो क्या कहा जा रहा है, साझी गृहस्थी कहा जा रहा है इसी को, ठीक है। ये याद रहे आपको कि किस क्लॉज में ये बताया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, और रही बात घरेलू हिंसा, तो आगे हम लोग नेक्स्ट आपके लेक्चर जब आएगा तो सेक्शन 3 में है घरेलू हिंसा, उसको आराम से पढ़ा जाएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। बालक, बालक कहाँ है, सेक्शन 2 के बी में, ब से बालक, बालक बी में भी है, तो बालक का आप पकड़ लेंगे, ब से बालक, बी बालक, जिसको हम चाइल्ड कहते हैं। बालक किसे हम कहें, कहा गया 18 वर्ष से कम आयु का, और 18 वर्ष से कम आयु का उसको हम कह सकते हैं, और कोई दत्तक होगा, सौतेला या पोषित बालक इस बालक के अंतर्गत आते हैं। दत्तक समझ रहे होंगे आप, गोद ले लिया, एडॉप्ट कर लिया, क्या हो गया, दत्तक। पोषित बालक कौन है, फोस्टर चाइल्ड कौन है, ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि पोषित बालक हम किसको कहें। आपने एक सीरियल देखा होगा, अभी भी आता है, अधिकतर लोग देखते हैं, अनुपमा। अनुपमा आता है, उसमें अनुपमा ने एक लड़की को लिया हुआ है अपने बेटी के रूप में, तो उन्होंने क्या किया था,
उन्होंने एडॉप्ट नहीं किया था पहले। अडॉप्ट से पहले एक प्रोसेस होता है कि आपको कुछ दिन के लिए दिया जाता है कि यदि आप माँ बाप के रूप में उस लड़के उस बच्चे को संभाल सकते हैं तब आप उसको एडॉप्ट कर सकते हैं। तो वो ट्रायल के रूप में दिया जाता है आपको कि उस बच्चे को आप देखिए संभाल पाते हैं, बच्ची आपके साथ रह पाती है, ये सब देखने के लिए आपको कुछ दिनों के लिए उस बच्चे को दिया जाता है एक ट्रायल के रूप में कि आप रहे मतलब देख पाए, आपकी देखभाल आप कर पा रहे हैं या अन्यथा नहीं कर पा रहे हैं। एडॉप्शन से पहले दत्तक ग्रहण उसको गोद लेने से पहले ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उसी को कहा जाता है पोषित बालक, फोस्टर चाइल्ड। अनुपमा में भी यही था कि भाई उसको गोद लेने से पहले उसने ट्रायल किया, उन्होंने दोनों लोगों ने ट्रायल किया कि भाई हम लोग रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। तो जब हो गया कि हाँ भाई रख लेंगे तो उसी को फिर उन्होंने अपना अडॉप्ट कर लिया, एक विधिक लीगल रूप में उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया बालक। नेक्स्ट आता है घरेलू घटना रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। ये क्या होती है? ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो व्यथित व्यक्ति के द्वारा घरेलू हिंसा के संबंध में शिकायत की जाती है। शिकायत मतलब उस रिपोर्ट में दर्ज की जाती है। तो जो रिपोर्ट दर्ज की जाती है, शिकायत की गई व्यथित व्यक्ति के द्वारा उस महिला के द्वारा, और उस रिपोर्ट को क्या किया गया? दर्ज किया गया। तो वही जो रिपोर्ट होगी, जो शिकायत की गई वही जो दर्ज किया गया, तो वो रिपोर्ट हो गई। तो उस रिपोर्ट को क्या कहा गया? घरेलू घटना रिपोर्ट। वो कैसी रिपोर्ट होगी? घरेलू घटना रिपोर्ट, क्योंकि घरेलू से ही संबंधित है और घटना घटित हुई है, उस घटना को आपने दर्ज किया तो वो क्या हो गया? घरेलू घटना रिपोर्ट हो गया। उसी को कहते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, DIR कहते हैं। नाम सुना सुना लग रहा होगा, FIR एक होता FIR, एक होता DIR। FIR कहाँ है? 154 में संज्ञेय अपराध के संबंध में होता है। ठीक है, उसी तरह यहां भी जब आपके साथ कोई घटना घटित हुई है, कैसी घटना? घरेलू हिंसा की घटना घटित हुई है, आप जाते हैं वहां पर, इस अधिनियम के तहत आवेदन करते हैं, ठीक है, उपचार के लिए, अपने रेमेडी के लिए, तो जो रिपोर्ट दर्ज की जाती है उसी रिपोर्ट को कहा जाता है घरेलू घटना रिपोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्शन 2 के आई में मजिस्ट्रेट को डिफाइन किया गया है। मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है यह समझाया गया कि महानगर मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट इसका मतलब है। तो आप क्या लगाएंगे? कभी भी पूछा जाएगा आपसे प्री का क्वेश्चन तो आप बताएंगे मजिस्ट्रेट का मतलब महानगर मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। क्लियर? आगे चलिए। नेक्स्ट है सेक्शन 2 का के, धनीय राहत, मॉनेटरी रिलीफ क्या होता है? ऐसा प्रतिकर जो व्यथित व्यक्ति द्वारा सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए हो। अर्थात कि जो व्यथित व्यक्ति है वो प्रतिकर मांगता है कि भैया जितना हम टॉर्चर सहे हैं, जितना हमारे पर ये हिंसा हुई है, उसके संबंध में हमें इतना प्रतिकर चाहिए, इतना पैसा चाहिए। वो क्या होता है? धनीय राहत। हम तभी राहत महसूस करेंगे जब हमको इतना प्रतिकर मिलेगा। तो उस जो मनी मिलती है उसको क्या कहते हैं? धनी राहत, मॉनेटरी रिलीफ हम इसको कहते हैं। यही लिखा गया है, ऐसा प्रतिकर जो व्यथित व्यक्ति द्वारा सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए हो, कि जितना हमने सहन किया है उसके हिसाब से मुझे पैसा चाहिए। तो पैसा वो क्या है? वो धनी राहत है। ठीक है, मॉनेटरी रिलीफ। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है, बीच के छोड़ दीजिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आगे के सेक्शंस हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें वो लोग भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 2 का लास्ट आपका डिफिनीशन है टी, आश्रय गृह। इसको कैसे पढ़ेंगे आप? आश्रय गृह, शेल्टर होम। आप ये देखिएगा यहां पर टी है, लास्ट में है, लास्ट डिफिनीशन हमारी है। यहां पर शेल्टर में यहां भी टी है, इसको निकाल लीजिए आप धीमे से। तो लास्ट आपका मिल गया शेल्टर गृह। जब आ जाए आश्रय गृह तो ये हो जाएगा टी, यहां पर आ जाएगा। कहां पूछा जाए? आश्रय गृह या शेल्टर होम कहां बताया गया है, कहां डिफाइन किया गया? तो आप बताएंगे सेक्शन 2 के टी में आश्रय गृह को डिफाइन किया गया है। आश्रय गृह क्या होता है कि आश्रय गृह के मतलब
किसी घरेलू हिंसा के अंतर्गत रहते हुए किसी को निकाल दिया गया है या कोई महिला चली गई, तो उसके लिए एक गृह बनाया जाता है, ठीक है, होम बनाया जाता है, उसी को कहते हैं आश्रय गृह। जैसे आपने सुना होगा नारी निकेतन, ये उन महिलाओं के लिए होता है जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत उन्होंने अपने ऊपर कोई हिंसा सही है, तो इस चीज के लिए वो इस गृह का सहारा ले सकती हैं, वहां जाकर वो रह सकती हैं। यह गृह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हमने डेफिनेशन पढ़ा और सेक्शन 2 में ए से लेकर टी तक पूरे डेफिनेशन दी गई है। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन लिखी है इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी के साथ चैप्टर फर्स्ट हमारा जो प्रारंभिक था सेक्शन 1 से लेकर 2 तक ये कंप्लीट हुआ। फिर से मैं बता दूं कि ये हमारा एक नया एक्ट है, इससे पहले भी हमने कई एक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी हो तो आप यहाँ पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी वो क्लासेस मिल जाएंगी जो हमने कंप्लीट किया है। आपको लेक्चर प्लस पीडीएफ दोनों ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अभी भी टाइम है, अभी भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को बूस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।